हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वे है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है और साथ ही साथ उसके साथ और कौन से ग्रह सम्मिलित हैं और इन सब की अवस्थाएं क्या हैं आकाश में और किस प्रकार इसमें उतार चढ़ाव आता है या ये कह सकते हैं परिवर्तन आता है। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, इसे शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। उनमें से कुछ चमकीली होते हैं एवं जो कुछ धुंधले प्रतीत होता है और साथ ही साथ मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। वे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। सूर्यास्त की बात की जा रही है। जब रात्रि में आकाश की तरफ देखा जाता है तो जो छोटे छोटे जो तारे होते हैं, पहले तो एक दो प्रमुख रूप से चमकते हुए दिखाई देते हैं, फिर उसे ध्यान से देखने पर बहुत से चमकीले तारे नज़र आते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ कुछ धुंधलाहट भी बादल में देखने को मिलती है आकाश में। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्णिमा की रात्रि होती है वे एक महीने में एक बार आती है। जैसे जो चंद्रमा वे पहले घटता है तो उसमें 15 दिन लगते हैं और जब वो फिर दोबारा बढ़ता है तो उसमें भी 15 दिन लगते हैं। तो जिस प्रकार ये घटता और बढ़ता है और इस क्रम में एक महीने में एक पूर्णिमा की रात्रि देखी जाती है। तो ये वही बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्णिमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। चंद्रमा वाली रात कह लीजिए इसे या पूर्णिमा वाली रात कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्यों? आगे देखिए। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा या चंद्रमा वाली रात, पूर्णिमा को ही कहा जाता है चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा उसे कहते हैं, जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है। और 15 दिन बाद जब यही चांद घट जाता है और पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता 15वें दिन, तो वे अमावस्या वाली रात कहलाती है। ऐसी रात्रि में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हर दिन में नहीं देख पाते, हम दिन में नहीं देख पाते। जो हमें रात्रि में चंद्रमा दिखाई देते हैं, इसके अलावा तारे दिखाई देते हैं
और इसके साथ ही साथ कुछ चमकीले ऐसे बहुत से हमें अवशिष्ट जो भी आकाश में देखने को मिलते हैं, जो अपनी ऊष्मा से चमकते हैं, इसे हम दिन में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है वो इतना अधिक है, जिसके कारण दिन में उसके प्रकाश के कारण ये सब जो तारे होते हैं और चंद्रमा, ये सब सूर्य की रोशनी के कारण छिप जाते हैं, तो इस कारण वे नहीं दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। रात में चमकने वाली वस्तुएं जो भी आकाश में दिखाई देती हैं, जैसे कि सूर्य हालांकि दिन में चमकता है, लेकिन ये सब एक खगोलीय पिंड है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। चंद्रमा हो गया, और जो भी आकाश में वस्तुएं जो भी हैं वे जो चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, सूर्य हो गए, ये भी एक तरीके का तारा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार की होते हैं और गर्म, उनका तापमान जो उनकी ऊष्मा होती है वे गर्म होती है। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये जो बड़े बड़े पिंड होते हैं जिनमें अपनी कुछ ऊर्जा शक्ति होती है, जो गर्म शक्ति होती है, वे उनके अंदर कुछ अपनी ऊष्मा होती है और इनके अंदर उसी गर्माहट की वजह से प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब पनपना, एक तरीके से उसको और प्रभावशाली बनाना, जो प्रकाश है उसको बनाए रखना। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो ये अभी हमने बात करी थी। ये सब जो भी खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, ये सब एक प्रकार के तारे कहलाते हैं। और सूरज भी है, वे भी एक प्रकार के तारे की गिनती में गिना जाता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। तो जो आकाश में रात्रि के समय हम तारे देखते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनकी अपनी एक ऊष्मा होती है, अपना एक प्रकाश होता है, लेकिन ये हमें किस लिए नहीं दिखाई देता? क्योंकि इससे हमारी पृथ्वी की दूरी जो है बहुत अधिक हुई है, उसके कारण नहीं दिखाई देता, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। तो उदाहरण के रूप में हवाई जहाज़ का एक उदाहरण दिया गया है, जिसे हम देखते हैं तो हमें दूर से बहुत छोटा सा दिखाई देता है, जो कि हकीकत में काफ़ी विशाल होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के भिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अगर आकाश में रात्रि के समय ध्यान से देखा जाए तो उनमें एक तारों का समूह होता है, और ये जो समूह होता है विविध आकृतियों को निर्मित करता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारों का समूह होता है, जो आकृतियाँ बनाता है, इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। और इसी का उदाहरण है
अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बेयर एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। अर्सा मेजर और बिग बेयर, और साथ ही साथ ऐसे भिन्न प्रकार के जो नक्षत्र मंडल हैं आकाश में देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है ये जो अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है, साथ ही साथ बिग बेयर नक्षत्र मंडल, ये इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में मतलब इनकी पहचान की जाती है बहुत आसानी से नक्षत्र मंडलों के अंतर्गत। और साथ ही साथ एक सप्तऋषि, अर्थात सप्तऋषि जो शब्द है उसका मतलब सप्त अर्थात 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। जो सप्तऋषि एक और मंडल की बात की जा रही है, ये 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो 7 तारों का समूह जो सप्तऋषि मंडल है वे एक नक्षत्र अर्सा मेजर जो है उसी का एक भाग है। अब देखिए चित्र 1:1। अपने परिवार एवं पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाएं। ये जो लड़की है ये आकाश में सप्तऋषि और ध्रुव तारे को देख रही है। और इसी आकाश के माध्यम से, जैसे कि प्राचीन समय में, आज के समय में तो कैलेंडर के माध्यम से और जो समय है वे घड़ी के माध्यम से आसानी से देखने को मिल जाती थी। लेकिन प्राचीन समय में इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके जैसे पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, इनसे महीनों का और सूर्य चंद्रमा से दिन रात का, और दिन रात तो ये बहुत साधारण बात है। इसके मतलब इसी के माध्यम से वह समय की भी गणना किया करते थे। दिन रात तो बहुत मामूली बात है, वो तो आज भी वैसी की वैसी है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। तो प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वे दिशा का निर्धारण इसी जो तारे हैं इनकी सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा में बनता है, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा में बनता है, इसी को ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारे को ही उत्तरी तारा कहते हैं। ध्रुव तारे के बारे में आप लोगों ने ये तो बहुत पढ़ा होगा, और ये एग्ज़ाम में भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन ध्रुव तारे के बारे में। तो उसी को ही उत्तरी तारा के नाम से भी जाना जाते हैं। ये जो तारा होता है ये उत्तर दिशा में इसका स्थान होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो इसकी जो दिशा है वे किसकी सहायता से जान सकते हैं? जो सप्तऋषि एक समूह है तारे का, उसकी सहायता से सप्तऋषि तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1:1 में आप देखेंगे कि यदि जो सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो
यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ये जो ये दे रखी है, इसकी स्थिति ये बता रहा है कि ये जैसे ये दिशा को निर्धारित कर रहा है। तो ये वही कहना चाहता है कि जो आकाश में भिन्न प्रकार के तारे हैं वे उनका एक निश्चित स्थान है, उसे और उसका एक निश्चित स्थान है और उसे भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों से समझा जा सकता है। साथ ही साथ जो कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश, कहाँ थे हम, हाँ, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के नज़दीक जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो बहुत से जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी एक अपना खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है। ये हमने ऊपर भी देखा। और साथ ही साथ किंतु कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता और ना ही उनका कोई अपनी ऊष्मा होती है। वे क्या करते हैं, वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या फिर कहा जाए आकाश में अधिकांश तारे हैं उनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं वे ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं उसे पिंड कहते हैं, सिर्फ पिंड कहते हैं। और साथ ही साथ उसी का एक प्लेनेट, एक जो ग्रह है, इसी का एक उदाहरण है। और जो हमारी पृथ्वी है, प्लेनेट, सर्वप्रथम हम प्लेनेट की बात करते हैं। प्लेनेट जो है इसका ये एक ग्रीक भाषा है, उससे निकला हुआ एक शब्द है प्लेनेटाइन। और साथ ही साथ जो इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात जैसे कि किसी के चारों तरफ घूमना, उसी को कहते हैं परिभ्रमक। और इसी प्रकार का पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। उसकी कोई अपनी ऊष्मा नहीं है, उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं है। वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो वे एक चमकती हुई दिखाई देती है। और ये देखिए, सौरमंडल में कुछ इस प्रकार की ये देखिए, ये सूर्य है और सबसे पास वाला, सूर्य के सबसे पास वाला जो ग्रह है ये है बुध। और इसके बाद दूसरे में है शुक्र। इसके साथ ही साथ तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी। ये देखिए, ये पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और इसी की ऊष्मा से ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। साथ ही साथ इसके पश्चात जो पृथ्वी के बाद जो अगला उपग्रह आता है, जो ग्रह आता है वे है मंगल ग्रह। अब इन 4 ग्रहों के बाद ये देखिए, एक बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ मंगल ग्रह है। इसके बीचों बीच यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। फिर ये इन 4 ग्रहों को
और इन 4 ग्रहों को और 3 ग्रहों को विभाजित करती है क्षुद्र पट्टी। और इसके बाद आगे चलकर बृहस्पति ग्रह है, इसके बाद शनि है, इसके बाद यूरेनस और इसके पश्चात नेपच्यून्स। तो इसका भी अलग अलग इनके अंदर भी अलग अलग भिन्न प्रकार के जो प्रकाशित करने वाले, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं और भिन्न प्रकार की बातें हैं। देखिए अब यहाँ पे बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ये जो यहाँ है बुध ग्रह, पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन 89 दिन में। तो जो ये पूरी जो सूर्य है जो पूरा इधर चक्कर लगाती है उसको 88 दिन लगते हैं उसको पूरा चक्कर लगाने में। और जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, मतलब अपने ही अक्ष पर जो यूं घूमती है, उसमें 59 दिन मतलब डेज लग जाते हैं। और इसके अलावा इसके आगे ये देखिए शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह यहाँ है। ये क्या करता है, ये अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 255 डेज लगते हैं और साथ ही साथ अपने अक्ष पर जो घूर्णन करने में 243 डेज लगते हैं। बहुत अधिक इसको समय लगता है। साथ ही साथ जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसमें 365 दिन लगते हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार, पूरा 1 साल। और साथ ही साथ अपने अक्ष पर जो घूमती है, जो घूर्णन करती है, वे पूरा 1 दिन में। और यहाँ पे जो चंद्रमा की संख्या है वे है सिर्फ 1 चंद्रमा है। इसके अलावा जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वे सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है वे 687 डेज़ में कंप्लीट करता है। साथ ही साथ अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वे पूरा 1 दिन के अंतर्गत। और यहाँ पे जो चंद्रमा की संख्या है वो 2 है। मंगल ग्रह में चंद्रमा की संख्या 2 है। ठीक इसी प्रकार आगे इधर मंगल ग्रह के पश्चात ये देखिए यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है, फिर यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आता है। इसमें जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में जो समय लगता है 11 साल 11 महीने और लगभग मान लीजिए 12 साल। 11 साल 11 महीने अगर इन्हें जोड़कर देखा जाए तो मान लीजिए पूरे 12 साल इसको समय लगता है। और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वे करती है 9 आवर्स 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट में अपना घूर्णन करती है। और यहाँ पे चंद्रमा की जो संख्या है वे सबसे अधिक 53 चंद्रमा की संख्या है। और साथ ही साथ ये जो शनि ग्रह है, ये देखिए बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आते हैं। तो आता है जो फिर इसके जो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है उसमें इसको लग जाता है 29 साल, मतलब पूरा 29 ईयर्स। और साथ ही साथ प्लस 5 महीने और ये जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वे 10 घंटे 40 मिनट का होता है। कितने का? 10 घंटे 40 मिनट। और यहाँ पे चंद्रमा की जो संख्या है वे है 53। 53 जो चंद्रमा की संख्या बृहस्पति पे भी है, बृहस्पति ग्रह पे और शनि ग्रह पे भी है। और साथ ही साथ यूरेनस जो है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है वे करता है 84 साल के अंतर्गत। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है
वे करता है 17 घंटे 17 मिनट, 17 घंटे 17 मिनट। और यहाँ पे चंद्रमा की जो संख्या है लगभग 27 चंद्रमा है। और इसके बाद नेपच्यूरन्स जो है, ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, उसमें उसे 164 साल लगते हैं। कितने? 164, सबसे ज़्यादा समय लगता है। और 164 साल। और यहाँ पर जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वे 16 घंटे 7 मिनट। और जो चंद्रमा की संख्या है यहाँ पे 13 है। तो हमारे पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या सिर्फ एक है, और इसके अलावा अन्य जो भिन्न प्रकार के ग्रह देखने को मिलते हैं। तो किसी में 2 हैं चंद्रमा और किसी में 53 हैं। 2 उपग्रह में जो ग्रह हैं उसमें 53 हैं, और साथ ही साथ कुछ में 13 हैं, कुछ में 27 हैं। तो हमारी पृथ्वी पर ही चंद्रमा की संख्या 1 देखने को मिलती है, अन्यथा हर स्थान पर चंद्रमा की संख्या अधिक है। साथ ही साथ देखिए, आगे चलते हैं। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर्य है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। जिनके पास अपना चंद्रमा नहीं है, जैसे कि शुक्र के पास और बुध के पास, जिनके पास चंद्रमा नहीं है, वे सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी के तापमान पे ही वे निरंतर चलते रहते हैं। तो आकाश में जो भी ग्रह होते हैं उनको आकाश में बने रहने के लिए उनमें एक ऊर्जा और एक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जिनके पास है वे यथावत बने रहते हैं, और जिनके पास नहीं है वे या तो तारों के प्रकाश से अपने आप को उत्सर्जित कर उसी प्रकार बनाए रखते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश से। देखिए सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य कुछ जो खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौरमंडल में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? सर्वप्रथम सूर्य, इसके अलावा जो 8 ग्रह हैं वे, इसके अलावा उपग्रह हैं, और इसके अलावा जो खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड में बहुत सारी जो अपने आप जो वस्तुएं आकाश में चमकती हैं वे सब खगोलीय पिंड में आती हैं। क्षुद्र ग्रह और क्षुद्र पट्टिका जो अभी हमने देखा कि 4 ग्रहों के बाद जो बीच में एक क्षुद्र एक पट्टी सी थी वे, इसके अलावा उल्का पिंड वे होते हैं जो जिनकी अपनी एक गर्म ऊष्मा होती है, गर्म प्रकाश होता है। बाद में वो उल्का पिंड जो होते हैं बाद में ऐसा कई बार समाचार में और न्यूज़पेपर में हमने ऐसे न्यूज़ आती रहती हैं कि जैसे एक उल्का पिंड गिरा तो वे आपस में जब टकराती हैं और फिर जब वो ठंडी हो जाती हैं तो वे सीधा आके ज़मीन के कई किलोमीटर अंदर तक जाके धंस जाती हैं ज़मीन पर गिरने पर। ये सब जो मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। कौन? एक तो सूर्य हो गया, इसके अलावा 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, अन्य खगोलीय पिंड हो गए, और जो क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सूर्यमंडल का निर्माण करती हैं। और इसका मुखिया कौन है? सूरज। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव बल सब इससे सौरमंडल को बांधे रखता है।
तो जो सूर्य का प्रकाश है, जिसमें जिस भी ग्रह में अपनी कोई ऊष्मा और गर्मी नहीं है, ये सब को जो सूर्य है उन सबको प्रकाशित करता है और उन सबको यथावत वैसे ही बनाए रखता है। तो जो इसकी रोशनी है सूर्य की, उन सभी जो भी सौरमंडल है उनको अपनी तरफ खींचे रहती है, अपनी तरफ बांधे रहती है और सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वो सौरमंडल में एकमात्र ऊष्मा का स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि इन सब के तापमान और ऊष्मा को हम इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि ये बहुत अधिक दूर है हमसे। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो सूरज है वे पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो वे है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर। कितने? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। जो सूरज है पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है। और उपग्रह जो हैं ग्रह हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। सूरज से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, सर्वप्रथम बुध देखा था हमने, फिर शुक्र देखा था, फिर पृथ्वी थी, फिर मंगल ग्रह था, फिर उसमें एक क्षुद्र पट्टिका ग्रह, और फिर इसके बाद था बुध, और इसके बाद शनि, और इसके बाद जो हमने देखा था वो है यूरेनस और नेपच्यूरन। ये कुल 8 ग्रह थे। और ये कुछ याद करने का तरीका दे रखा है। याद करने का कोई तरीका नहीं होता, इससे अच्छे से याद करना पड़ता है। पढ़ते रहोगे ना, अपने आप ही याद हो जाएगा। सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षाएं कहलाती हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो कुल 8 ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, उनका जो आकार होता है वे दीर्घवृत्ताकार होता है। एक तो लघु का मतलब छोटा, संक्षिप्त, और दीर्घ का मतलब बड़ा और विशाल। तो इनका जो ये परिक्रमा करते हैं वो ऐसे करते हैं, मतलब बढ़ती जाती है। तो ये ना और बढ़ेगी। तो ये जैसे बढ़ने का मतलब ही दीर्घ होता है। तो दीर्घ वृत्ताकार मतलब एक गोलाकार। तो ये दीर्घ वृत्ताकार के ऐसी दिशा में वे चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं कहलाती हैं। जो जैसे ये जो मान लीजिए ऐसे परिक्रमण कर रहे हैं, तो ये जिस स्थान से होकर गुजरेंगे जो ग्रह, वे कक्ष कहलाएंगे। उसी को कक्ष कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अभी हमने देखा बुध ग्रह जो है वे सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अपने कक्षा में जब ये चक्कर लगाता है तो कुल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसे? जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार एवं प्रकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को
पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। वे किस लिए? क्योंकि जो उसका आकार है और उसका जो प्रकार है वे लगभग पृथ्वी के समान है। सभी तट प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक जो प्लूटो है वे ग्रह माना जाता था, लेकिन अब उसे उसकी मतलब ग्रह की संख्या में नहीं रखा गया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी जो बैठक 2006 में हुई थी, अगस्त 2006 में, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो प्लूटो को ये एक छोटा ग्रह था और इसके अलावा इसे बोना ग्रह कहा गया, और इसे 2006 में जो ग्रह थे उनकी संख्या में इसे नहीं गिना जाने लग गया, हटा दिया गया वहाँ से। देखिए कुछ पौराणिक कहानी। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, जो सोल होता था वे सूर्य देवता को कहा जाता था, और जो सौर जो शब्द है उसका अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल किस लिए कहा जाता है? सौर का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंध होने के कारण सूरज का परिवार कहा गया। फिर इस प्रकार उसे सौरमंडल के नाम से इसको कहा जाने लग गया। जो सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। फिलहाल हम अपने चैप्टर पे आते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का जो अर्थ है वे होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से बनकर मिला है। ये जो शब्द हैं जो दो ग्रीक शब्दों से बनकर मिला है, जिसमें एज इस शब्द का अर्थ आता है पृथ्वी एवं जियोग्राफी। ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के तो इसमें जो अनेक शब्द देखिए जोड़कर इसे भिन्न प्रकार के नाम इसमें जुड़कर फिर उनकी उत्पत्ति हुई। जियो को लॉजी से जोड़ लिया जाए तो जियोलॉजी अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्रिक को जोड़ दिया जाए तो ये ज्योमेट्रिक बनेगा अर्थात पृथ्वी का मापन। और जियो को ऑइड से जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप ये कहलाएगा। क्या आप जानते हैं कि रात में आकाश को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है, और खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल, जो खगोलीय पिंड होता है उनकी गति और भिन्न प्रकार की क्रियाओं जो उनके द्वारा उत्पन्न होती है उसका जो अध्ययन करता है वे खगोलीय शास्त्र कहलाता है। और साथ ही साथ जो आर्यभट्ट हैं हमारे भारत के विद्वान, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो प्राचीन भारत के आर्यभट्ट प्राचीन और एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही सभी जो ग्रह हैं वे चमक रहे हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। जो खगोलविद हैं ब्रह्मांड में अनेक रहस्य हैं उसे खोजने में लगे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बात, ये कुछ क्या बहुत महत्वपूर्ण है। जो सूर्य की अभी हम बात कर रहे थे, प्रकाश की गति
प्रकाश की जो गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी का जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हमने देखा कि तीसरे ग्रह पे आती है हमारी पृथ्वी। पहला शुक्र, फिर बुध, शुक्र और फिर पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्रम के स्थान पर तीसरे स्थान पर है और आकार के स्थान पर देखा जाए तो ये 5वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव क्या होते हैं? जैसे ये हो गया ग्लोब होता है ना, यहाँ ध्रुव होता है और यहाँ ध्रुव होता है। यहाँ से ये थोड़ी चपटी है यूं। तो अगर इसका आकार बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार की, न कि इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की है पृथ्वी हमारी। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान। तो जब ये दोनों ध्रुव से हल्की चपटी है, इसी कारण से इसे भूआभ कहा जाता है। जो भूआभ का अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी के समान। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए कुछ अनुकूलित परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक जो प्रकाश होती हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा वायु हैं, और ये सब चीज़ें सिर्फ पृथ्वी पे ही संभव है और पृथ्वी पे ही पाई जाती है। पृथ्वी तो अधिक गर्म है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो पृथ्वी पूरे सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। यहाँ पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे उचित मात्रा में जो वायु है, इसके अलावा जल हैं और भिन्न प्रकार की जो आवश्यक तत्व हैं वे पृथ्वी पर मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है उसका जो रंग है वे नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो इसका जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा वे जल से पूरा भरा हुआ है। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो जो पृथ्वी दिखती है वे हल्के नीले रंग की दिखती है, और साथ ही साथ इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये देखिए कुछ रोचक तथ्य है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ओके, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा के बारे में, हमारी पृथ्वी के आसपास केवल एक उपग्रह है। एक उपग्रह है चंद्रमा।
उसका जो व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह जो हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये चंद्रमा जो है ये हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत अधिक नज़दीक है। यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है और साथ ही साथ यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, ये देखिए, ये है रॉकेट प्रसारण। पृथ्वी से जब कोई मिसाइल भेजी जाती है तो कुछ उसी का ऐसा दृश्य है। फिर इसके बाद फिर रॉकेट जाती है, फिर पृथ्वी पर गिरती है तो इस प्रकार उसका वे खुलता है जो रॉकेट होता है। फिर उसके खुलने के बाद उसका दृश्य कुछ ऐसा होता है। फिर ये उपग्रह का एक कक्ष में प्रवेश कर जाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाती है। चंद्रमा जो होता है वे पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। तो ये पृथ्वी का भी जो चक्कर लगाती है पूरे 27 दिन में और अपने अक्ष पे भी 27 दिन पे पूर्ण कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा की जो स्थितियाँ जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर जो पर्वत है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो जो छाया चंद्रमा पे दिखाई देती है वे इसलिए दिखाई देती है क्योंकि चंद्रमा पे पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। इस वजह से चंद्रमा पे कुछ छाया दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर जो इनकी जो छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा आती है उस दिन पूर्ण चांद रहता है तो उस दिन देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो छोटे छोटे पिंड हमने देखे थे ना, वो क्षुद्र पट्टिका में जो दिख रहे थे, ये सब भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी हमने देखा था ना कि उधर इस तरफ मंगल था और यहाँ पर क्षुद्र पट्टिकाएँ थी, इसी के अंदर छोटे छोटे कण में वे विराजमान थे और यहाँ इधर था बृहस्पति ग्रह। तो इनके बीचों बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये छोटे छोटे रूप में पाए जाते हैं। ये जो ग्रह घूम रहे होते हैं बड़े बड़े, इनके ये एक भाग होते हैं जो टूट के अलग हो जाते हैं। जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये वही बात है, वही कह रहा है जो हमने अभी देखा। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अभी क्षुद्र ग्रह हमने देखा, उसी रूप में भी उल्कापिंड भी होते हैं, उसी में सम्मिलित होते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जो इनकी जो वृत्ति है पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जिसे कहते हैं ना टूटता तारा अक्सर देखने को मिलता है, तो ये उल्कापिंड होते हैं। ये वायु से इनका घर्षण होता है जिसके कारण वे अधिक गर्म हो जाते हैं और वे जल जाते हैं। फलस्वरूप जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई जो उल्कापिंड पूरी तरह नहीं जलते तो वे बिना जले पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे जो धरा
जो है धरातल पर गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखा जाए अगर आकाश में ये अधिकांशतः अमावस्या वाले दिन अधिक दिखाई देगा, मतलब अधिक सरलता से दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा तो ढक चुका होगा और ये जो पट्टियाँ हैं, सफ़ेद पट्टियाँ और जो चौड़ी चौड़ी स्थानों पर फैली रहती है, ये उसकी बात कर रहा है। वे एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देता है। जो यहाँ लाखों जो तारे हैं, ये उनका समूह होता है। यह जो पट्टी है, यही पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं या मिल्क वे कहते हैं, तो मिली वे कहते हैं। आकाश में अनेक जो तारों का समूह होता है, उसी को आकाशगंगा कहते हैं या मिली वे कहते हैं। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, तो सौरमंडल जो है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती जो नदी है, नदी से की गई है। प्राचीन भारत में जो आकाशगंगा नाम जब उल्लेख किया जाता था, तो उसको ऐसा अनुमान लगाया जाता था जैसे आकाश में बहने वाली गंगा, आकाश में बहने वाली नदी, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। इस प्रकार इसका जो नाम था वे आकाशगंगा पड़ा। जो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, जिसमें आकाशगंगा में एक सफ़ेद चादर पे बहुत सफ़ेद चादर की तरह दिखती है, एक पट्टिका की तरह, और उस पर लाखों करोड़ों जो तारे होते हैं उसमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। उसी को आकाशगंगा नाम कहा जाता है। तो इसका कुछ प्राचीन नाम इसलिए पड़ा, प्राचीन जो काल में इसे आकाश में बहती हुई नदी के नाम से पुकारा जाता था। तो इस प्रकार आगे चलकर इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। और जो आकाशगंगा में सैकड़ों तारे, बादले तथा गैस जो होती हैं, ये सब एक प्रणाली में जगमगाती नज़र आती है रोशनी में। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड बनाती हैं। तो इस प्रकार की जो अनेकों आकाश में पाने वाली आकाशगंगा है, उन सबको, अनेकों लाखों जो भी पाई जाती है, उन सबको मिला दिया जाए तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उसी ब्रह्मांड का निर्माण होने पर ब्रह्मांड की जो विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। ये देखिए, ये ब्रह्मांड का पूरा एक स्वरूप दिखा है। जैसे ये हम हैं, ये पृथ्वी है, ये सौरमंडल है, ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा अनेकों लाखों तारों, इसमें एक आकाशगंगा में अनेकों लाखों तारे होते हैं, उसमें भिन्न प्रकार की गैसें भी सम्मिलित होती हैं। फिर ऐसी अनेकों आकाशगंगाओं को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। तो ये वही है। देखिए, ये कुछ, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ये सब, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिली वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़ी इस तथ्य पर विचार कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
बाकी जो है अगला चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।